हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के बारे में, जिसमें कि आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को थर्मोडायनेमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि वन लाइनर भी होंगे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी होंगे और कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग को मैं सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में जिसको कुछ भी अगर नहीं भी आता होगा वो ये वीडियो आराम से देख सकता है। उसको मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी समझा दूं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे पहली बार आए हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में आ रही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ये आप लोग का पार्ट 8 होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोग को कल जो होमवर्क दिया था वो मैं आप लोग को क्लियर करा देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्त। यदि गैस अणु का द्रव्यमान m हो तब ताप T पर गैस के अणुओं के वर्ग माध्य मूल मान का वैल्यू क्या होगा, यानी कि चाल क्या होगा। देखिए VRMS क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट का मतलब वर्ग, मीन का मतलब माध्य, स्क्वायर का मतलब मूल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसका जो मैंने आप लोग को करा रखा है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैंने होमवर्क इसलिए दिया था कि आप लोग को याद है कि नहीं जो मैंने बता रखा है। देखिए ऑप्शन आप लोग के सामने है, रूट थ्री के टी अपॉन एम, रूट 2 के टी अपॉन एम, रूट 8 के टी अपॉन पाई एम, रूट m/3 के टी। ये देखिए इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूट 3 के टी अपॉन एम। अब देखिए 3 kT 3 RT जो गैस कांस्टेंट यहाँ पे होता है उसको k की जगह पे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया गया है, जो कि मैंने आप लोग को करा रखा है कि v का जो वैल्यू होता है वो किस तरह से करना है। VRMS इज इक्वल टू √3 RT/m। इसकी जगह पे r के जगह पे जो गैस कांस्टेंट है उसकी जगह पे वहां पे k पुट किया गया है, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। तो आप लोग को पता है कि √3 RT/m होता है, जिसको कि मैंने आप लोग को काइनेटिक एनर्जी के जनरल फॉर्मूले से डिस्क्राइब करके बता रखा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से हम लोग ध्यान देते हैं कि पहला क्वेश्चन अब क्या कह रहा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से मैं आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स में जो कॉन्सेप्ट होते हैं फर्स्ट लॉ से लेके जीरोथ लॉ से लेके थर्ड लॉ तक, ये मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप लोग को आता है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल। अब देखिए आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर ये आंतरिक ऊर्जा होता क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है। अब देखिए इंटरनल एनर्जी वैसा एनर्जी होता है जो कि उस कोई से भी मान लीजिए अगर कोई कार्नोट इंजन है या फिर कुछ भी जो भी वहां पे स्रोत लगाएगा, जो भी सोर्स लगाएगा, उसके इंटरनल एनर्जी को ही हम लोग वहां पे इंटरनल एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी की जो अवधारणा होती है, परसेप्शन होता है, वो कहाँ से लिया जाता है, मतलब कि किस लॉ से आप लोग को इंटरनल एनर्जी का ज्ञान होता है। तो इस क्वेश्चन आ चुका है एयरफोर्स के एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि इंटरनल एनर्जी का जो आप लोग का अवधारणा होता है वो थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ से पता चलता है। और इंटरनल एनर्जी जो होता है दोस्त, वो ध्यान दीजिएगा समतापीय प्रक्रम के द्वारा ही सिद्ध किया जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी में सिर्फ समतापीय प्रक्रम में जो होता है वो आप लोग का टेम्परेचर पे ही ये निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन से आपको मैंने 3 क्वेश्चन कराए। सबसे पहला क्वेश्चन की आंतरिक ऊर्जा का अवधारणा किस लॉ से पता चलता है, तो लॉ नंबर फर्स्ट से आप लोग को पता चलता है, थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम नियम से पता चलता है। दूसरा क्वेश्चन की आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा में किन से प्रक्रम में यूज किया जाता है, तो समतापीय प्रक्रम में यूज किया जाता है। और आंतरिक ऊर्जा निर्भर किस पे करता है, जो ये क्वेश्चन बोल रहा है, तो वो आप लोग के टेम्परेचर पे निर्भर करती है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए मेरा ये मोटिव है कि आप लोग को थोड़ा क्वेश्चन में कराऊं, 5 6 7 जो भी क्वेश्चन हो सके वो मैं कराऊं, लेकिन उसके अंदर जितने भी उसके ऊपर से सवाल बन सकते हैं वो सारे को डिस्क्राइब करने का मेरा ये मोटिव रहता है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं ना दोस्त, वो सारे PYQs है, कोई सा भी एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है जो कि आप लोग के एग्जाम में नहीं आया हुआ है, और जो मैं बता रहा हूं वो भी PYQs है। तो आप लोग को जितने भी स्टूडेंट को लग रहा होगा कि ये PYQs नहीं है, तो आप लोग अगर एग्जाम दिए हो तो आप लोग को पता होगा, अगर नहीं दिए हो तो वो मेरा एक बार यकीन करो और आप लोग इसको क्लास को पूरा एंड तक, जब तक मैं इस क्लास के सीरीज को चला रहा हूं उस तक देखते रहो। और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो कि आप लोग को बार बार खोजना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वास्तविक गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर नहीं करती है। अब आंतरिक ऊर्जा निर्भर नहीं करती है दोस्त, ये आप लोग का क्वेश्चन है कि आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किस पे निर्भर नहीं करती है। अब देखिए निर्भर इसमें क्या है, दब पर, आयतन पर, टेम्परेचर पर। अब देखिए यहाँ पे आइडियल गैस के बारे में मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। अब देखिए ये तीनों के बारे में मैं आप लोग को बता देता हूं कि क्या है।
तीनों के बारे में ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको आप लोगों को आगे से जाके आप लोगों को नहीं पता चलेगा, ठीक है ना, आप लोग को आगे से कोई गलती नहीं होगा। जो कांस्टेंट प्रेशर जो होता है वो किसके नियम पे काम करता है, कांस्टेंट यानी कि स्थिर दाब के जो है वो आप लोग के चार्ल्स के नियम पे करता है काम, चार्ल्स के नियम पे। और स्थिर टेम्परेचर जो है वो बॉयल्स के नियम पे काम करता है। और स्थिर जो आयतन है वो गैर-लुसांग के नियम पे कार्य करता है। इन तीनों को आप लोग लिख लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख लीजिएगा कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वो गैर-लुसांग के नियम पे कार्य करेगा, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो वो आप लोग के बॉयल के नियम पे कार्य करेगा, और कांस्टेंट प्रेशर है तो वो आप लोग के चार्ल्स के नियम पे कार्य करेगा। इसको याद करने का ट्रिक आप लोग को जो भी आता हो वो आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन जिस तरह से मैंने इसको याद रखा है उसको मैं आप लोग को बता देता हूं कि कांस्टेंट प्रेशर है यानी कि प्रेशर को किस तरह से लिखा जाता है, दाब, यानी कि ब यहाँ पे आता है, तो वैसा इसमें आंसर होगा जिसमें ब नहीं आता है, जो वैसा इसमें आंसर होगा जिसमें ब नहीं आता है, यानी कि बॉयल, इसमें बॉयल में ब आता है तो ब नहीं होगा, ठीक है। अब ब नहीं होगा तो क्या होगा, चार्ल्स हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अब देखिए, अब अगर मेरे को ये चार्ल्स ये याद है, दाब के बारे में चार्ल्स याद है, तो बॉयल वाला तो हम लोग आराम से बता देंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, और गैर-लुसांक वाला एक है जो कि वो सिंगल है, उसमें थोड़ा सा अटपटा नाम है गैर-लुसांक का लॉ, तो उसमें बोल देंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन मैंने आप लोग को अभी तुरंत डिटेल में बताया है वो क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे आ गया। देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया है, किससे प्रस्तुत किया गया है, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से प्रस्तुत किया गया है। अब जीरोथ लॉ क्या कहता है दोस्त, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आईसीजी में इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन क्या था उसको मैं थोड़ा सा आप लोग के सामने डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्त, वो उसमें क्या किया था कि चार बॉडी को इक्विलिब्रियम में डाल दिया गया था। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि साम्यावस्था में वो वस्तु है, यानी कि उनकी अवस्थाएं हर एक समय के अनुसार स्थिर है, वो बदल नहीं रही हैं, उसी को साम्यावस्था कहा जाता है। अब देखिए, ए वस्तु थी, बी वस्तु थी, सी वस्तु थी, अब इतना तीन वस्तुएं से ही मान लीजिए, और वहां पे डी वस्तु के सापेक्ष में कुछ निकालने के लिए वो बोल दिया गया था जीरोथ लॉ में। अब देखिए, इस क्वेश्चन को किस तरह से वहां पे टैकल करते हैं हम लोग, अगर हम लोग को नहीं भी पता था तो इस क्वेश्चन से सिर्फ वो पूछना चाहता था कि ये जो कंडीशन है वो थर्मोडायनेमिक्स किस लॉ पे काम करेगी, किस नियम पे कार्य करेगी। अब देखिए, बोल रहा गया था कि ए अगर बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, ए अगर बी का, देखिए इसको मैं आप लोग को देसी भाषा में समझाता हूं, ए अगर बी का दोस्त है, बी अगर सी का दोस्त है, तो ए ऑटोमेटिक सी का दोस्त होगा। इसको ये बात समझिए, ए अगर बी का दोस्त है, बी अगर सी का दोस्त है, तो सी ऑटोमेटिक ए का दोस्त होगा। इसका अगर हम लोग साइंटिफिक तौर पे पूछे तो ए अगर बी के साथ, अगर आप लोग का ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो सी ऑटोमेटिक ए के साथ इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, ये जीरोथ लॉ बोलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से बोलता है, ऊष्मागतिकी का पहला नियम निम्नलिखित में से किस राशि के संरक्षण के संबंध रखता है। देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। फर्स्ट लॉ है, इससे मैं आप लोग को सारे लॉ को, मैं आप लोग को जीरोथ लॉ सबके बारे में मैं आप लोग को थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, पहला नियम जो है वो आप लोग के एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है। जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है। लेंज लॉ भी एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है, इसको भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्त। अब आगे देखते हैं। देखिए, अगर मैं जीरोथ लॉ की बात करूं कि जीरोथ लॉ किस पे काम करता है, तो जीरोथ लॉ आप लोग के टेम्परेचर पे काम करता है, टेम्परेचर कांस्टेंट पे काम करता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को करा देता हूं मैं आप लोग को, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। समतापीय अवस्था में आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा काम आती है, किसमें काम आती है, ताप बढ़ाने में, बाह्य कार्य करने में, ताप बढ़ाने एवं बाह्य कार्य करने में, और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि में। समतापीय अवस्था में ध्यान दीजिए, जो कि मैंने पहले क्वेश्चन में आप लोगों को क्या समझाया था, समतापीय प्रक्रम किस तरह पे काम करता है, समतापीय जो प्रक्रम है वो कब काम करता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और टेम्परेचर कांस्टेंट किस अवस्था में आता है आप लोग को, कहाँ पे हम लोग को उसका यूज किया जाता है, तो उसको हम लोग को क्या करना होता है कि समतापीय प्रक्रम क्या होता है, टेम्परेचर से डिपेंडेंट है। देखिए, ये क्वेश्चन काफी डीप में पूछा गया है दोस्त, इस क्वेश्चन को लिखने पे मत जाइएगा, ये क्वेश्चन काफी डीप से पूछा गया है। टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है समतापीय प्रक्रम। अब टेम्परेचर को हम लोग कहाँ से लाते हैं, तो आप लोग बोलोगे कि सर अभी आपने बताया था कि टेम्परेचर को हम लोग इंटरनल एनर्जी से निकालते हैं, तो इंटरनल एनर्जी कहाँ पे है, यानी कि इंटरनल एनर्जी जैसे कि है, यानी कि देखिए इंटरनल एनर्जी जो कार्य करने में है, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि में। लेकिन जो यहाँ पे जो क्वेश्चन के हिसाब से है कि आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने के कारण जो वहां पे बोला जा रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्त।
इंटरनल एनर्जी से तो मैंने आप लोग को आदर्श गैस के बारे में बताया, तो आइडियल गैस में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आइडियल गैस में इसमें क्या करने में काम करता है। तो जो बाहरी कार्य होता है दोस्त, उसको समतापीय प्रक्रम के द्वारा किया जाता है। वो टेम्परेचर को कांस्टेंट करके रखा रहता है, ठीक है, वहां पे समतापीय प्रक्रम में। तो बाह्य कार्य होगा कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो जो सिंक से टेम्परेचर आएगा उसके अनुसार से हम लोग का हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग समझिए कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा। बाह्य कार्य करने में आदर्श गैस में उसका उपयोग किया जाता है, आदर्श गैस में समतापीय अवस्था में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को समझ जाइएगा तो आप लोग को चुटकी बजा के आप लोग को इसको समझ में आ जाएगा। देखिए आगे जाके जितने भी क्वेश्चन इस तरह के आते हैं वो सब आप लोग को समझ में आ जाएगा। डी डब्ल्यू बराबर 0 है, यानी कि वर्क डन जो यहाँ पे है वो 0 है, और डी क्यू यानी कि चार्ज जो है यहाँ पे जो एनर्जी आप लोग का हो जाएगा इसमें, वो आप लोग को 0 दिया हुआ है। तब गैस का टेम्परेचर घटेगा कि दाब नियत रहेगा कि आयतन बढ़ेगा कि ताप बढ़ेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अभी मैं आप लोग को चारों कंडीशन लिखा दूंगा, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसके बाहर आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इस क्वेश्चन को मैंने आप लोग को बता रहा हूँ कि ताप यहाँ पे जो होगा वो घट जाएगा। अब कैसे घटेगा इसको मैं आप लोग को सिखा देता हूँ। 0 से भी जब टेम्परेचर यहाँ पे जो क्यू दिया हुआ है, डी क्यू दिया हुआ है, वो 0 से भी कम दिया हुआ है, तो टेम्परेचर हमेशा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसको याद रखिएगा हमेशा कि डी क्यू जो होता है उसका जो एनर्जी, तो ये डी क्यू आता कब है सर, ये बताइए हमको। तो डी क्यू जो होता है, अगर डी क्यू, अगर देखिए मैं आप लोगों को ध्यान से सब कुछ सब बता दे रहा हूँ। डी क्यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है। कब कांस्टेंट होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि डी क्यू बराबर कांस्टेंट, तो वो कौन सा प्रक्रम है, कौन सा आइडियाबैटिक प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है? अब देखिए डी क्यू बराबर 0 जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस के तौर पे काम करता है। अभी एडियाबैटिक प्रोसेस का काफी इंपॉर्टेंट मैं एग्जांपल लेके आया हूँ, वो एग्जांपल आप लोग देखिएगा, ठीक ना, वो भी एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है एडियाबैटिक। अब देखिए डी क्यू बराबर 0, डी डब्ल्यू बराबर अगर कांस्टेंट बोल देगा तो यहां पे आप लोग बोलिएगा कि सम आयतनिक, सम आयतनिक, ठीक है, यह क्या हो जाएगा, सम आयतनिक हो जाएगा। इन दोनों को याद रखिए। अभी जो अगला पार्ट में लेके आऊंगा उसमें और बाकी जो दोनों है उनको मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। आगे देखिए इस क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न अवस्था में फलन कौन सा नहीं है। कौन सा अवस्था फलन नहीं है? अवस्था फलन नहीं है। क्या बोल रहा है कि कौन सा अवस्था फलन नहीं है? ध्यान दीजिएगा। क्या प्रेशर अवस्था फलन है? तो आप बोलोगे कि हाँ सर प्रेशर तो अवस्था फलन है, क्योंकि वो समदाबीय प्रक्रम में आ जाता है। क्या टेम्परेचर है? अभी आपने बताया कि समतापीय प्रक्रम में आ जाता है। क्या सम दाबीय में है? डेल्टा वी डी वी, तो डी वॉल्यूम जो है वो सम आयतनिक में आ जाएगा, डी डब्ल्यू जो होता है वहां पे, तो वॉल्यूम हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा कौन? तो आर। ये गैस कांस्टेंट के तौर पे यहाँ पे डिपेंड कर सकते हैं इसको, गैस कांस्टेंट से। लेकिन यहाँ पे जो इसका मतलब है ना, वो यहाँ पे इन तीनों को हटा के अगर मैं अवस्था की बात करूं तो यहाँ पे ये प्रतिरोध के तौर पे काम करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8 नंबर है उसको देखिए, वो क्या कह रहा है, किसी चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? चक्रीय प्रक्रम की साइक्लिक प्रोसेस में। अब साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। साइक्लिक प्रोसेस अब मैं आप लोग को समझा रहा हूँ थोड़ा सा कि साइक्लिक प्रोसेस होता क्या है। अब देखिए जैसे कि मैं आप लोग को एक थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं। अब प्रक्रम चक्रीय प्रक्रम है दो तरह से। अब यहाँ पे अगर आप लोग को चक्रीय प्रक्रम के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेल डब्ल्यू, अगर मेरा जो डेल डब्ल्यू है यानी कि जो वर्क डन है वो 0 है, तो चक्रीय प्रक्रम से घिरा हुआ क्षेत्र कैसा होगा? बस इतना क्वेश्चन रहता है कि डेल डब्ल्यू जो अगर 0 रहता है तो उसको कैसा होगा। अब चक्रीय प्रोसेस ये होता है, साइक्लिक प्रोसेस की एक ही प्रोसेस को बार बार दोहराना, उसी को चक्रीय प्रोसेस कहा जाता है, साइक्लिक प्रोसेस। वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब डेल डब्ल्यू अगर 0 है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए अगर मेरे को याद आ गया, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। डेल डब्ल्यू 0 है तो इसमें पूछा जाता है कि जो घिरा हुआ क्षेत्र होगा वो बंद रहेगा कि खुला होगा कि त्रिभुजाकार होगा कि परवलयाकार होगा। तो मेंटेलिटी ऐसा हो जाता है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है अगर उसमें परवलयाकार रहा तो लड़का परवलयकार में चल जाता है, परवलयकार क्लिक करके आगे बढ़ता है। लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर अगर डेल डब्ल्यू अगर 0 है तो साइक्लिक प्रोसेस आपका बंद क्षेत्र में आ जाएगा, क्योंकि बंद घिरा हुआ क्षेत्र में। अगर इससे 0 के अंदर में चला गया तो उसके हिसाब से आप लोग का इसमें टेम्परेचर डिफरेंस में भी आगे अंदर आ जाएगा, फिर से उस पर प्रेशर पर डिपेंड कर जाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस पर डिपेंड कर जाएगा, टेम्परेचर पर डिपेंड कर जाएगा, इन सारी बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आएगा होगा। बस आप लोग इतना याद रखो कि डेल डब्ल्यू अगर 0 के बराबर है तो साइक्लिक प्रोसेस किस तरह का होगा, उसका कैसा क्षेत्र कैसा होगा, तो क्षेत्र घिरा हुआ रहेगा, बंद क्षेत्र रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को बताइए आप लोग। मैं आप लोग को इस क्वेश्चन को होमवर्क में दे रहा हूं, बस मैं आप लोग को ये बता रहा हूं कि एडियाबैटिक प्रोसेस वैसा प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस वैसा प्रोसेस होता है
जो प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है, मतलब कि मिनट में, सेकंड में हो जाएगा, वैसा प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। अब इन चारों ऑप्शंस में आप लोग देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आप लोग को सही लगता है, उस ऑप्शन को आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। काफ़ी कैंडिडेट कमेंट करते हैं, बताते हैं कि इसका आंसर ये होगा। मैं कोशिश करूंगा कि और सारे भी कैंडिडेट जितने भी वीडियो देखते हैं वो सारे कमेंट करें। तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।